गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आर के जोया सर आपके समक्ष लेके आए हैं आर के जोया सर चैनल। और इस चैनल के माध्यम से हम आपके समक्ष आपको बता रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि वो जो अपना क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलिज्म एंड राइट डाउन अबाउट इट्स इफेक्ट्स सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। इसी कड़ी के अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर कर दिया था। अब जारी है उसका सेकंड और लास्ट थर्ड पॉइंट इकोनॉमिकली। तो यहाँ देखिए, इसको हम बाउंड्री के तौर पर एक बार इसको सेट कर लेते हैं, या हम इसको सेट करने जा रहे हैं और एक एक चीज़, कुछ चीज़ हम रिपीट भी करेंगे ताकि भाई आपको समझ में आता रहे ये मामला क्या है, और इसको बोर्ड को हम क्लियर कर रहे हैं आपके समक्ष। तो यहाँ ये कल हम आपके सामने बता चुके हैं, लाइब्रेरी का मीनिंग फ्री है, लेकिन जो मिडिल क्लासेज हैं, यूरोप की जो मिडिल क्लास है, वो इसको और भी आज़ादी के तौर पे देख रही है, और वो आज़ादी है इंडिविजुअल। ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, व्यक्तिगत आज़ादी और समानता, कानून के समक्ष समानता, ये आपको क्लियर हो चुका है। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट शुरू होता है वह है पॉलिटिकली। लिबरलिज्म का पॉलिटिकली क्या प्रभाव पड़ा, ये आपकी समक्ष है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है, इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि एक गवर्नमेंट भी होनी चाहिए और वो आपसी सहमति से होनी चाहिए। कंसेंट, ये जो कंसेंट का वर्ड है ये आपको मैं बता चुका हूँ। सेकंड, आपको पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय ही जो उदारवादी लोग थे जिन्हें लिबरलिज्म बोला गया है, ये चाहते थे कि वो जो ऑटोक्रेसी, ऊंची जाति के लोग हैं, उच्च वर्ग के जो लोग हैं, वो उनको जो सुख सुविधा मिली हुई है वो हटा दी जाए, उनको जो क्लेरिकल प्रिविलेजेस मिला वो हटा दिया जाए, एक संविधान का निर्माण किया जाए, और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट के थ्रू हो, मतलब प्रतिनिधात्मक के गवर्नमेंट बने, और वो गवर्नमेंट की सिटिंग भी एक जगह हो जिसको पार्लियामेंट नाम दिया जाए, वो आपके समक्ष है। अब आप देखिए 19वीं सेंचुरी ने एक बात पे और भी जोड़ दिया कि अनिवार्य कर दिया जाए इनवॉयलेबिलिटी, प्राइवेट प्रॉपर्टी अनिवार्य कर दिया जाए। ये चीज़, ये टॉपिक, ये फर्स्ट पॉइंट इनका मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम जारी करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपके समक्ष हो गया सोशली, सामाजिक तौर पर। मैं दोनों भाषा में आपको लिख दूं तो आपको जल्दी समझ में आया, क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चे हिंदी इंग्लिश कहने को इंग्लिश मीडियम में हैं, लेकिन वो दिमाग से बड़े शैतान होते हैं, जैसा कि मैं बच्चों से वाकिफ रहा हूं। और हिंदी मीडियम के अंदर यदि हिंदी के भी शब्द साथ में लिख दिया जाए तो वो ज़्यादा इस तरह से समझ पाते हैं। तो सामाजिक तौर पर इसको हम देखते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट पहले मैं आपको यहाँ क्लियर आपके समक्ष करना चाहूँगा। तो यहाँ पर आपके समक्ष जो पहले है वो सफरेज को आप देख लीजिए। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है द राइट टू वोट। तो यहाँ पर मैं नोट कर दूँ जो चीज़ आपके सामने, सफरेज, SUFFRAGE, सफरेज, ये परिभाषा आपके सामने, द राइट टू वोट, द राइट टू वोट देने का अधिकार, ये आपके समक्ष लिखा हुआ है। इसको चलो हम थोड़ा सा इधर करते हैं ताकि हम इसको समझा सकें। इसको यहाँ क्या क्या बात है, ये सोशली है। सोशली का मतलब ये माना गया है कि परिवार के जो दो अहम हिस्सा होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, मेल या फीमेल, तो वो उनको क्या क्या अधिकार मिले हुए थे। एक तो घर के अंदर के अधिकार, एक घर के बाहर के अधिकार, उसके बारे में है। और यहाँ पर मोस्टली जो फोकस किया गया वो सफरेज पे किया गया है। तो देखिए आप यहाँ पर रिवोल्यूशनरी फ्रांस की बात की गई है। जब फ्रांस में क्रांति हुई, फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया गया लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर। उदारवादी लोगों का जब शुरुआत में जब उनकी गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, तो वो क्या, राइट टू वोट। तो राइट टू वोट दिया, और टू गेट सेलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। चलो भाई, शुरुआत की गई, मान लिया इसको, जो भी है, जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास ज़मीन जायदाद है, उन लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। आप वोट डालकर अपनी सरकार को चुन सकते हैं। तो लो भाई, चुन लिया सरकार को।
और यहाँ पर देखो भाई, आपको पता है, ये भी आपने पढ़ा 9th क्लास में, वो लोग मैन विदाउट प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, और वो महिलाएं, उन सबको एक्सक्लूडेड, एक वर्ड आपको दे रखा है एक्सक्लूडेड, उनको बाहर रखा गया। ये जो अधिकार उनको दिया गया राइट टू वोट का, सफ्रेज का, वो उन लोगों, उन पुरुषों को नहीं दिया गया जिनके पास ज़मीन नहीं है, और उन महिलाओं को भी नहीं दिया गया जिनके पास ज़मीन जायदाद नहीं है, उनको नहीं दिया गया भैया। हाँ, एक कुछ समय के लिए जब जैकोबिन की गवर्नमेंट बनी थी, मैक्सिमिलियन रोबिस्पेरी गवर्नमेंट बनी थी, तब जितने भी पुरुष थे उन सबको ये अधिकार दिया गया था। सफ्रेज पहली बार दुनिया की, ये विश्व के अंदर पहली बार इस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट किया गया, और सभी पुरुषों को राइट टू वोट, सफ्रेज का अधिकार दिया गया। ये आपके समक्ष है। अब देखो, बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, नेपोलियन कोड, सिविल कोड 1804, और यहाँ पर हम चलते हैं तो इसको थोड़ा लिमिटेड कर दिया गया, इसको सफ्रेज को, और महिलाओं को एक बस माइनर माना गया, भाई आप वो सबऑर्डिनेट है बस। और इनको कहा गया कि आप, जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में भी है कि भाई ये देखो, जब बच्ची छोटी हो तो पिताजी का अधीन है, जब बड़ी हो जाए अपने पति का अधीन है, और जब बूढ़ी माँ हो जाए तो अपने पोतों के, उनके अधीन है, इस प्रकार से, या बेटों का अधीन है। तो यहाँ पर ये कहा गया फादर और हस्बैंड, ये बोला गया आपके सामने। अब भाई वो ये जो फिनोमिना है, सिद्धांत, ये कितना सही गलत है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन आप समझिए इस प्रकार से महिलाओं को फादर और हस्बैंड के अधीन कर दिया गया। पूरी 19वीं शताब्दी की बात है, और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में महिलाएं और जिनके पास, और जो पुरुष जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उन्होंने इसका विरोध किया, आंदोलन चलाए, और डिमांड की कि हमको भी पॉलिटिकल राइट से मिले। तो यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, तो यहाँ पर हो गया राइट, ये सफ्रेज, तो ये सफ्रेज दिया गया, ये आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी ओनिंग में सिर्फ उनको दिया गया जिनके पास प्रॉपर्टी है, उनको दिया गया ये राइट टू वोट, उनको दिया गया, ठीक है। और एक्सक्लूडेड, ये भी मैं आपको लिख दूँ साथ में, ये आपके नोट्स के तौर पे काम कर रहा है। एक्सक्लूडेड, तो ये क्या, किनको, मैन विदाउट प्रॉपर्टी, मैन विदाउट प्रॉपर्टी, वो पुरुष जिनके पास संपत्ति नहीं है, एंड वीमेन टू, एंड वीमेन टू। अरे भाई, पुरुष को ये अधिकार नहीं दिया गया तो महिलाओं को कहाँ से देंगे भाई, सीधी बात ये कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक हम उल्लेख करेंगे जैकोबिन, जब जैकोबिन गवर्नमेंट बनी उस समय के दौरान ऑल अडल्ट्स हैव, ऑल अडल्ट्स मेल हैव राइट टू वोट, हैव सफ्रेज, आप इसको सफ्रेज भी लिख सकते हो अभी, ठीक है। उनके पास ये सफ्रेज आ गया, ये आपको क्लियर कर दिया। नेपोलियन एरा, अब हम बात करते हैं नेपोलियन एरा की। तो नेपोलियन जो एरा है, उस एरा के अंदर लिमिटेड सफ्रेज किया गया, लिमिटेड सफ्रेज, इसको थोड़ा लिमिटेड किया गया। और फॉर वीमन क्या किया गया, महिलाओं के लिए क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये किया गया। देखिए भी आपके सामने हिसाब से, और ये देवर सबऑर्डिनेट, देवर सबऑर्डिनेट with father and husbands, with father and husbands। लो भाई, उनको सबऑर्डिनेट सहायक बना दिया गया भाई, मैंने नॉर्मली बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया है, उनको सहायक के तौर पे माना गया उनको, कि आप जब आपकी उम्र छोटी है तो आप पिताजी के अधीन हैं, और जब उम्र बड़ी हो जाती है तो अपने पति के अधीन है। इसको हम एक बार रिपीट कर दें, ये हम सोशली पढ़ रहे हैं, इसको सामाजिक तौर पर सफ्रेज का अधिकार दिया गया। इसमें प्रॉपर्टी, शुरुआत में प्रॉपर्टी ओनिंग जो मैन हैं उनको सिर्फ दिया गया, मैं इसकी जगह ई कर दूं, एक से ज़्यादा की बात है, उनको दिया गया।
और किन को बाहर रखा गया एक्सक्लूडेड, इसमें मैन विदाउट प्रॉपर्टी उनको भी बाहर रखा गया, और वीमन है उनको भी बाहर रखा गया। जेकोबिन गवर्नमेंट है उस समय के दौरान ज़रूर सभी जितने भी और अडल्ट है मेल हैव सफरेज उनको राइट दिया गया। नेपोलियन जो एरा है उसमें लिमिटेड सफरेज किया गया, ठीक, सबको नहीं दिया गया। फॉर वीमेन महिलाओं के लिए क्या किया गया, यहाँ पर मैं एरो भी बना दूँ, महिलाओं के लिए आपको राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया, उनको राइट टू सफरेज नहीं दिया गया। उनके लिए महिलाओं के लिए वो जो सफरेज है उसको मैं क्रॉस कर दूँ, उसको नहीं दिया गया। नो साहब ये क्रॉस लगा दिया मैंने, ये उनके लिए नहीं किया गया। इनको राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया, देवर सबऑर्डिनेट, और वो परिवार के अंदर पिताजी की जब छोटी उम्र है बच्चियों की या महिलाओं की जो भी हैं पिताजी के अधीन है, शादी होगी तो अपने हस्बैंड के अधीन है। ये मैंने आपके सामने पॉइंट क्लियर किया। अब इसको आगे देखते हैं। लास्ट, ये लास्ट हो, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया और इसको हम इरेज कर देते हैं। मेरी उम्मीद है कि मैं ये, क्योंकि 28 फेज का ये चैप्टर है और थोड़ा बड़ा है, और हिस्ट्री को मैंने सबसे लास्ट में से लिया क्योंकि और जो चैप्टर थे वो छोटे छोटे थे, वो हमने शुरुआत में ले लिए। और यहाँ आप देखिए इसको, अब इसका जो लास्ट है हम पढ़े इकोनॉमिकली, ये देखेंगे हम। मैं फिर बार बार सब बच्चों से कह रहा हूँ कि आप नोट्स बनाएं, लिखें ज़रूर। मैं खुद, आपको पता है, इस स्मार्ट बोर्ड को आधे पेज को बिल्कुल मैंने तैयार कर रखा है लिखने के लिए। तो लास्ट अपना है इकोनॉमिकली। धीरे धीरे मेरी राइटिंग भी बच्चों से बड़े की तौर पे हो रही है। आर्थिक तौर पर चलो भाई देखते हैं यहाँ पर क्या किया गया। सबसे पहले यहाँ पर इसको करते हैं यहाँ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिमांड रखी, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, बाजार को सरकार के अधीन से मुक्त कर दिया जाए, बाजार को सरकार के अधीन से मुक्त कर दिया जाए, और राज्यों की तरफ से जो भी प्रतिबंध लगा हुआ है वो सब हटा दिया जाए। किस पे, सामान पे और मुद्रा पे, ये किया जाए। तो ये बहुत बड़ी डिमांड थी इनकी, ये मिडिल क्लास की बहुत बड़ी डिमांड थी। 19th सेंचुरी के दौरान की बात है, इनकी बहुत बड़ी डिमांड थी। यहाँ पर मैं इसको नोट कर लेता हूँ। फ्रीडम ऑफ मार्केट्स पहला टॉपिक आपका हो गया। किसी प्रकार टैक्स सब हटा दिया जाए। अबोलिशन ऑफ, दूसरा आपका है अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड, ये डी सही बना दूँ भाई, मैं ही सही लिखूँ फिर बात क्या होगी। इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ओवर द मार्केट के अंदर जो भी है, आपको मैंने क्लियर कर दिया आपको कि किस प्रकार से राज्यों के द्वारा जितने भी जो टैक्स लगे हुए हैं, कुछ जो बाधाएं लगी हुई है, कस्टम्स ड्यूटीज लगी है, वो सब हटा दी जाए और मार्केट को आज़ाद कर दिया जाए। जिस वस्तु में जितनी क्वांटिटी क्वालिटी होगी, जो जितनी वस्तु जितनी मजबूत होगी वह उतनी आगे जाएगी, लोग उसके खरीदार उतने ज़्यादा मिलेंगे हिसाब से। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था इकोनॉमी के लिए, मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। रिपीट इसमें क्या करें, 2 ही पॉइंट है इसमें। तो ये फ्रीडम ऑफ मार्केट है भाई, बाज़ार को फ्री कर दो, और ये जो जितनी भी जो राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से जितने भी जो टैक्स वगैरह ओवर कुछ भी लगा हुआ है वो सबको हटा दिया जाए, अबोलिशन कर दिया जाए। चलो अब इसमें ये आपका बड़ा क्वेश्चन एक और आता है इसमें, और इस पेज को हम आज क्लियर करेंगे। थोड़ा बड़ा कर दो इसको, लो भाई, ये एक आपका बड़ा क्वेश्चन आता है। पहले मैं आपका क्वेश्चन नोट कर दूं यहाँ पे। सपोज यू वर ए मर्चेंट, ये आपका क्वेश्चन इस पेज से ऊपर वाले से, ट्रेवलिंग फ्रॉम, ये देखिए आप, हमबर्ग टू नूरमबर्ग,
न्यूरमबर्ग। डिस्कस योर एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के बारे में बताइए आप। लगभग एक्सपीरियंसेस ऐसा लगभग क्वेश्चन बनता है, कितनी आपकी वो आपको टैक्स चुकाना पड़ा, क्या क्या आपका अनुभव रहा, वो सारी चीज़ें हैं। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। और ये नॉर्मली 2 बार आपका आ चुका है, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। यहाँ पर हम बात करते हैं इसको, तो देखिए आप, एक यात्री है, मर्चेंट है, व्यापारी है, वो ट्रेवलिंग करता है 1833 में। ये ट्रेवलिंग करता है हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग अपने सामान को बेचने के लिए, तो उसको कम से कम 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ता है। यहाँ देखिए आप, मैं यहाँ पर इतना लिख नहीं पाऊँगा, आप यहाँ देख लीजिए उसको, कि ये आपका जो पूरा पैराग्राफ है ये अपने आप में आंसर है। ये पूरा पैराग्राफ अपने आप में आंसर है। यहाँ पर हम न लाइन तोड़ सकते हैं न जोड़ सकते हैं, आपको एज इट इसको याद करना है। तो देखिए आप, इसमें 11 कस्टम बैरियर्स बीच में आएंगे, बाधाएं या जो भी टैक्स से चुंगी नाका है उनको आपको पार करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कस्टम ड्यूटी भी आपको 5% हर जगह पर चुंगी नाके पर आपको देनी पड़ेगी। 5% आपको कस्टम जो ड्यूटी वो भी देनी पड़ेगी, और ड्यूटीज वर लेविड, लेवी भी आपको देनी पड़ेगी इस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। सामान में वजन कितना है, नापतोल कितना, उसके आधार पर ये भी आपका लगेगा। तो ये कस्टम बैरियर्स है और ये लेवी, ये सब लगेगा। अब हर रीजन के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इट्स ओवन सिस्टम, इसको आप गौर करने का प्रयास करें। इनका खुद का एक अलग से सिस्टम है, सबका नाप तोल का अलग ही सिस्टम है इनका। सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है इस इलाके में, तभी आपका क्वेश्चन बनता है। इनकी जो कैलकुलेशन की बारी है नाप तोल की, वो अलग प्रकार से है। वो किस प्रकार से, यहाँ पर जो नापने का जो फीता है, उस फीते का एक नाम भी दे रखा है इन्होंने इस फीते का एक नाम भी दे रखा है, और उस फीते का नाम है LAELLE। चलो मैं ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा दूं ताकि भाई यहाँ पर हम इसको नोट कर सकें कि क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा दिया है, तो ये जो ऊपर वाला एरिया है ये हम इसको काम में ले लेंगे। चलो यहाँ से इसको क्लियर करते हैं। चलो थोड़ा क्वेश्चन भी मैंने थोड़ा साफ कर दिया, कोई बात नहीं भाई। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ELLE। अब ये कोई फीता है मेजरमेंट का, ये तरीका हिसाब से। अब इस LA का जो है विच इन ईच रीजन, चलो इसको अपन थोड़ा सा, हाँ यहाँ से देखते हैं, विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर ए डिफरेंट लेंथ। अब इसकी लंबाई सब जगह अलग अलग है। LA एक कपड़ों को नापने का एक पैमाना है, एक बड़ा फीता है, जिसकी जो मेजरमेंट है अलग अलग इलाकों में अलग अलग है। देखिए अब इसको, तो ये जो LA है वो टेक्सटाइल मटेरियल बोर्ड इन फ्रैंकफर्ट वुड, तो जर्मनी का जो इलाका है फ्रैंकफर्ट, वहाँ इसकी लंबाई है 54.7 सेंटीमीटर कपड़ा, इतना कपड़ा लंबाई का देंगे। मेन जो शहर है जर्मनी में उस वक्त का है प्रसा, उसमें 55.1 सेंटीमीटर, और न्यूरमबर्ग में है वो 65.6 सेंटीमीटर, और फ्राइबर्ग में ये 53.5 सेंटीमीटर। इसको मैं रिपीट कर दूं, लास्ट की लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कपड़ा नापने का जो पैमाना है वो है LA, और इस LA की वो जो लंबाई है वो अलग अलग शहरों में अलग अलग है। अब ये फ्रैंकफर्ट में इसकी 54.7 सेंटीमीटर है, मेंज में 55.1 सेंटीमीटर है, न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर है, और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर है। अब आप देखिए इसको, आप इस प्रकार से आपके समक्ष ये एक आपका बड़ा क्वेश्चन बन गया है। अब इसको एक और चीज भी बता रखा साथ में साफ, वो तो जो लिवेरियन का है वो बाद में आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैंने आपको इसको एकदम क्लियर करना चाहा। इसकी बस ये लिखने के तौर पर यदि अपने इसका पैमाना लिखते हैं आपका, तो सबसे पहले आपका आता है फ्रैंकफर्ट, ये आपने नोट कर दिया। तो फ्रैंकफर्ट में इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ आपके सामने है 54.7 सेंटीमीटर। लो साहब, तो फ्रैंकफर्ट के बाद में आपको दे रखा मेंच, आपको जो जितने भी हम नाम लिख दें मेंच, वही इसकी लेंथ, तो लेंथ दे रखी 55.1 सेंटीमीटर। लो साहब, इसके अलावा जो आपका शहर है जहाँ से आप न्यूरमबर्ग, जिसका उल्लेख है
तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो लेंथ आपको दे रखी है 65.6 सेंटीमीटर दे रखी है आपको इसको। और इसके अलावा लास्ट में आपका है फ्रेइबर्ग, ये आपके समक्ष आपको दे रखा है। तो इसकी जो लेंथ है वो लेंथ है 53.5 सेंटीमीटर। ये आपको डाटा याद करना पड़ेगा। आपको आगे बढ़ने के लिए फ्रैंकफर्ट है, मेंज है, न्यूरेमबर्ग है और फ्रेइबर्ग है, इनका डाटा आपको याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ तक हमने इसको ले लिया है, हमने इसको क्लियर कर दिया हिसाब से। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो एक यात्री है, आप यात्री है, सपोज आप खुद एक यात्री हैं और आप यहाँ हमबर्ग से न्यूरेमबर्ग जा रहे हैं, तो आपका अनुभव क्या है? तो अनुभव के सामने आप ये सारे डाटा डिटेल लिख सकते हो आप। चलो, इसी के साथ ये टॉपिक क्लियर हुआ और हम हमारे आज के इस बड़े टॉपिक पे आते हैं जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सारी हैं, पेज वाइज जो भी हमारी समक्ष जो जानकारी आती है वो समय समय पर हम आपको बताते जाते हैं। आज इस दूसरे पेज को भी यहीं क्लियर कर देते हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और ये पेज सारे क्लियर होते जाएंगे। और इस प्रकार से जो 4 किताबें हैं एसएसटी की, चारों दिशाओं को मैं मानता हूँ चारों दिशाओं के बराबर है। मैं तो एसएसटी को भी ये बोलता हूँ सालों साल टेंशन है, पूरी साल भर टेंशन रहती है इसकी। पता नहीं कौन सी 4 किताबों में कौन सा चैप्टर कहाँ को छूट न जाए, कोई जो भी है। तो चलो, ये हमारे सामने एक नया, इसको हम थोड़ा हिला देते हैं ताकि ये बीच में ना हिले। 1834 में ये शुरू हुआ, कस्टम यूनियन इसको बोला गया और जर्मनी भाषा में इसको जोलवेरियन इसको बोला गया। इसका निर्माण किया गया, इसमें प्रसा और वो 39 कॉन्फेडरेशन स्टेट्स है जो फ्रांस की आर्मी ने बनाए थे, उन्होंने मिलकर इसको बनाया इसको। और इन्होंने जो जितने भी जो टेरिफ बैरियर थे वो जो उस वक्त आप मर्चेंट वाला आपने पढ़ा अभी, उसमें 11 टेरिफ बैरियर जो भी थे इन सबको हटा दिया। और जो करेंसी थी सबके अलग करेंसी थी, लगभग 30 के लगभग करेंसी थी, वो 2 कर दी। अब ये इसलिए हुआ कि यहाँ पर नेटवर्क बढ़ चुका था, रेलवे का है, इससे क्या है मोबिलिटी का यहाँ पर अर्थ हो गया कि सामान को इधर से उधर ले जाने में फायदा। इसको देखिए, ये हम आपको आपके समक्ष बता रहे हैं, इसको हम क्लियर करेंगे आपके समक्ष। ये देखिए, इसको हम बड़ा करके उसके बाद आपके समक्ष यहाँ देखिए, इसको मैं रिपीट कर दूँ क्योंकि किसी व्यवधान की वजह से हम आपको ये एक बार फिर से बता रहे हैं। 1834, इसको मैं छोटा करके ब्लैक कर दूँ। 1834 है कस्टम यूनियन, ये जोलवेरियन जो हम आपको बता रहे हैं, इसको जर्मनी भाषा में जोलवेरियन बोला गया। और थोड़ा बड़ा आपको क्लियर कर दें आपको। और ये किन के प्रयासों से हुआ? प्रसा और 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के माध्यम से ये हुआ। इन्होंने जितने भी जो टैरिफ बैरियर्स थे वो हटा दिए गए और जो करेंसी की जो संख्या थी वो 30 के लगभग थी, वो 2 कर दी गई। भाई हो सकता है एक भाई वो करेंसी प्रसा के लिए ली होगी और एक बाकी कॉन्फेडरेशन की एक पर करेंसी बना दी गई होगी। इस कार्य में बढ़ोतरी क्यों हुई? क्योंकि रेलवे का नेटवर्क बन चुका था, उसकी वजह से सामान को इधर उधर से लाना ले जाना आसान हो गया था और सभी लोगों के हित इसमें जुड़े हुए थे और सभी लोग ये चाहते थे कि देश एकजुट हो जाए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आर्थिक राष्ट्रवाद से ये जर्मनी मौजूद हुआ। इन लोगों में भावना आई कि हमारा देश भी एकजुट होना चाहिए। ये आपके समक्ष है और पहले मैं सारे पॉइंट आपको मैं नोट करने का प्रयास करूं आपके समक्ष। देखिए, आप सबसे पहला आपके समक्ष है, इसको नाम दिया गया कस्टम्स यूनियन, ये इसको नाम दिया गया और ये 1834 में लागू हुआ। किस किस के सहयोग से लागू हुआ? इसमें साफ साफ इनिशिएटिव, तो इसमें योगदान किसका है? इनिशिएटिव आपकी बुक में दे रखा है। और प्रसा, मैं इसको भाई प्रसा बोलता हूँ क्योंकि प्रुसिया बोलेंगे फिर वो पर्सिया वाला ना। एंड साफ साफ लिखो भैया, 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, इनके सहयोग से ये काम हुआ। चलो भाई, मैंने क्लियर कर दिया आपके समक्ष। और इसके हम आगे की बात करते हैं। तो इन्होंने अबोलिश क्या क्या काम किया भाई? अबोलिस्ट टैरिफ, ये आपका हो गया
इन्होंने अबोलिश किया। टैरिफ बैरियर्स है, मैं देख रहा था कहाँ ये लिखा हुआ है, टैरिफ बैरियर्स आपके समक्ष। एंड दूसरा है रिड्यूस थोड़ा सा मिस्टेक इसमें यहाँ, reduce the number of currencies, the number of currencies from 32 30 के लगभग 32 टू मतलब 30 के लगभग वो करेंसी थी, उनको कम कर दिया गया। चलो ये और भी चीज़ मैंने आपको बता दी। यहाँ एक चीज़ और है जो नॉर्मली बहुत कम इनको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, ये सब कुछ बनाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है, द एम ऑफ, ये भी भैया आपके दो हम आपको बता चुके हैं और ये भी आपका पॉइंट है, इसको भी आप नोट करें। द एम ऑफ जोल्वेरियन इज टू बाइंड द जर्मन्स इकोनॉमिकली इनटू ए नेशन। ये जो जोल्वेरियन का जो प्रक्रिया शुरू की उसका उद्देश्य ये था कि जो जर्मनी है उसको एक राष्ट्र के तौर पर स्थापित किया जाए। इट विल स्ट्रेंथन द नेशन मटेरियली एज मच बाई प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट एक्सटर्नली एज बाई स्टिमुलेटिंग इट्स इंटरनल प्रोडक्टिविटी। ये जो बात आपके सामने लिखी गई इसका मतलब ये हो गया कि देश मजबूत तभी होगा जब अंदर से देश मजबूत होगा। आंतरिक जो राज्यों की जो व्यवस्था है उस प्रसा और 39 कॉन्फेडरेशन स्टेट के बीच में आदान प्रदान आंतरिक तौर पे जब मजबूत होगा तो बाहर का अपने आप ही मजबूत होगा, ये यहाँ पर बताया गया है। तो इंटरनल प्रोडक्टिविटी है उस पर जोर होगा तो बाहर से देश अपने आप ही मजबूत दिखेगा। It ought to awaken and reach national sentiment through a fusion of individual and provincial interest। इससे कौन सी भावना जगी, इससे एक राष्ट्रवाद की भावना भी जगी कि इंडिविजुअल अलग अलग जो स्टेट्स है और जो प्रांत है उनका वो स्टिमुलेट हो रहे, उनकी ग्रोथ हो रही है। द जर्मन पीपल हैव रियलाइज दैट ए फ्री इकोनॉमिक सिस्टम इज द ओनली मीन्स टू इंजेंडर नेशनल फीलिंग। जर्मनी के लोगों को मानना था कि इस प्रकार से अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होगी तो वैसे ही पूरा देश के अंदर एक भावना आएगी और ये भावना ही आगे चल के 18 जनवरी 1871 को जर्मनी का यूनिफिकेशन करवा दिया था। ये वो सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ मैंने आपको थोड़ा क्लियर किया, ये सारी चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है। एम वाला भी भाई आप देखो, एम जरूरी, बहुत जरूरी आपका, ठीक है, क्योंकि इसका एम ये था कि पूरे देश में नेशनल फीलिंग आ जाए। और ये जो पॉइंट आपको ये नोट भी करना है भाई, आपको जब भी मैं इसको रिपीट कर दूं, इसको कस्टम्स यूनियन है वो 1834 में लागू हुआ था और इसका जो एक नेम है वो मैं आपको ZOLLVEREIN, कई बार इस नाम से भी या तो इस नाम से या इस नाम से, दोनों में किसी भी नाम से दोनों में आपसे पूछा जा सकता है। तो ZOLLVEREIN, ये स्पेलिंग आप थोड़ा ध्यान रखिए हिसाब से। तो मैं इसको रिपीट कर दूं कि ये इनके प्रयासों से हुआ, प्रसा और 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के प्रयासों से हुआ। इन्होंने जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे आपसे वो सब हटा दिए और जो करेंसी थी वो लगभग 30 के लगभग थी, उनको 2 तक सीमित करके ले आए। और जो एम है वो एम आपका यहाँ पर आपके समक्ष दे रखा है। तो जब भी आप कस्टम यूनिट के बारे में आपके क्वेश्चन का आंसर लिखें तो ये तीनों पॉइंट, 2-3 पॉइंट आपकी होगी, ये लास्ट वाला एम वाला पॉइंट ये साथ लेके लिखें। आप जितना लिखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके काम आएगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको इसी कड़ी में बहुत अच्छा लगेगा। और अब आप इस RK जोया चैनल सर को आप इस प्रकार से सब्सक्राइब, लाइक और मुझे आगे बढ़ने का मौका या अवसर प्रदान करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।